बहुत बढ़िया। नवपाषाण काल में बड़ा बदलाव क्या हुआ? ठीक है, जो वृक्षारोपण का पहला साक्ष्य कहां से मिला? कहां से? बहुत बढ़िया। पशुपालन का पहला साक्ष्य कहां से मिला? कहां से? ठीक, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न था? एक प्रश्न अभी आया है, थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे, फिर हम अपने उस पर आ जाएंगे। आज हम लोग को जो चर्चा करनी है वो चर्चा हम लोगों ने कल अपनी चर्चा कहां पे छोड़ा था? आज हमें इसको करना है। इसके बाद हमें एक चीज और करना है कि पाषाण काल की चित्रकला, क्योंकि वहां से प्रश्न हमेशा आता है। तो पाषाण काल की चित्रकला पर एक अलग से हम अपनी समझ बनाएंगे। एक टॉपिक और लेंगे, पाषाण काल की चित्रकला। और क्या करेंगे? इसके अलावा हम देखेंगे यहां पर महापाषाणिक संस्कृतियां। कल बताया था महापाषाणिक संस्कृति। इसके बाद हम लोग आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पे। आज तो आज हमारा जो पढ़ने का क्रम होगा वो यही होगा। क्या क्रम होगा? फिर एक प्रश्न आया है मेहताब आलब का कि वर्ग संघर्ष क्या है मार्क्स का। थोड़ी सी मार्क्स पे चर्चा करते हैं, फिर आते हैं इस पे। मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात क्यों करता है? क्यों वो कहता है कि इस दुनिया में जो संसाधनों का बंटवारा है, सारी समस्या की जड़ वही है। मार्क्स एक बात कहता है कि अगर हम भौतिक परिस्थितियों को बदल दें व्यक्ति की, तो उसका जीवन बदल जाता है। मार्क्स कहता है कि हमेशा व्यक्ति का शोषण होता रहा है। मैंने आपको इसके पहले भी समझाया है। आदिम साम्यवाद की मार्क्स बात करता है कि एक ऐसा समाज हो जहां सब बराबर हो। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़े, हमारे समाज में असमानता बढ़ती गई। मार्क्स के एक सहयोगी थे एंजल्स और मार्क्स ने एक अपना सिद्धांत रखा, और सिद्धांत के तहत उन्होंने यह बताया कि दुनिया के मजदूर, किसान जो शोषण के शिकार हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर एक रक्त रंजित क्रांति करनी पड़ेगी। उसके बाद समाज में समानता आएगी। तो समझना पड़ेगा कि मार्क्स का सिद्धांत अपील क्यों करता है, क्योंकि मार्क्स का सिद्धांत सर्वहारा वर्ग के शासन की बात करता है। तो इस पे एक बड़ी अच्छी डिबेट है। आगे जब हमारी चर्चा होगी और जो मॉडर्न इंडिया में, तो हम उस पर भी आपके सामने बात रखेंगे। अभी केवल इतना समझना है कि मार्क्स एक बराबरी वाले समाज की बात करता है जहां सब बराबर हो, और उसी की विचारधारा के आधार पर 1917 में सोवियत संघ में जो रूस है वहां पर क्रांति हुई और एक साम्यवादी, एक समाजवादी सरकार बनी। और बाद में आप जानते हैं कि 1945 के बाद 1991 तक शीत युद्ध चला, जो साम्यवाद बनाम पूंजीवाद चला। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या क्या बता रहा हूं? तो पूरा मार्क्स का जो दर्शन है वो विचारधारा आपको समझनी पड़ेगी। और भारत के संविधान में भी हम अपने यहां समाजवाद को जोड़ते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि नेहरू जी खुद ये बात कहते थे कि मैं समाजवादी हूं, मेरा यहां के राजा महाराजाओं पे कोई विश्वास नहीं है।
क्या क्लियर हुआ कुछ? ये है मार्क्स। अब आइए ताम्रपाषाण काल पे। ताम्रपाषाण काल में हम लोगों ने जो चर्चा किया था कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति होगी? जहां पर पत्थर के साथ तांबे के औजार मिलेंगे, जहां पत्थर के साथ तांबे के औजार मिलेंगे। और बहुत सारे स्थल हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति के, है ना? अगर आप देखें तो आहार संस्कृति को अगर हम देखते हैं तो ये जो बनास नदी के तट पर है, तो बनास मतलब राजस्थान। आहार संस्कृति कहां है? राजस्थान। यहां पर आप देखते हैं तो तांबे के बड़े हमें उपकरण मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए आहार संस्कृति को ताम्बवती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्बवती। हम इसे एक नाम और देते हैं, ताम्बवती। ठीक है। यहां हम बड़े बदलाव देखते हैं। मैंने अक्सर आपको बताया है कि इतिहास में बदलाव आता है, और जब बदलाव समाज में आता है और जब हमारे सोचने के ढंग में बदलाव आता है तो हम कुछ अपने अंदर भी परिवर्तन करते हैं। यहां आप देखेंगे कि लोग जो हैं पत्थर के माध्यम से घर बना रहे हैं। ताम्रपाषाण काल में अब लोगों ने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। अभी आपने पीछे देखा था कि गर्तावास था, है ना? इसके पीछे देखा था कि वो नदियों के किनारे रहता था, इसके पीछे देखा था कि पहाड़ों के आसपास वहां पे जो खोह में रहता था। अब मानव विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़कर अब मानव पत्थर के घर बनाना शुरू करता है। यह बात समझना पड़ेगा कि विकास की प्रक्रिया में मानव आगे बढ़ रहा है। तो ताम्रपाषाण काल एक ऐसा काल है जहां पर तांबे के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है और मानव के जीवन में एक व्यवस्थित आधार आ रहा है। क्या बात समझ में आई? कि मानव का जीवन व्यवस्थित होता जा रहा है, और व्यवस्थित जीवन जब भी मानव का होगा तो वो अपने जीवन में कुछ सुधार करना चाहेगा, तो यहां तांबा का प्रयोग करता है। तो पहली धातु जिसका प्रयोग किया गया, एक बार फिर से बताओ। बहुत बढ़िया। तो यहां एक हेडिंग बनाओ पहले, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। कल इस पे समझाया था, एक पॉइंट लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस काल में, हेडिंग बनाओ फटाक से, इस काल में, इसका समय लिख दीजिए 2100 से 1500 के बीच। 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसमें लिखिए कुछ पॉइंट्स। इस काल में मानव, इस काल में मानव पत्थर के साथ, इस काल में मानव पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा। इस काल में मानव पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा। तांबा के औजारों का प्रयोग करने लगा। इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। यहां की संस्कृतियां ग्रामीण थी। यहां की संस्कृतियां ग्रामीण थी, मतलब जो लोगों का जीवन कैसा था? गांव वाला था, ग्रामीण थी। और यहां के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। और यहां के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए आहार। क्या लिखेंगे पहला? आहार संस्कृति। आहार।
आहार संस्कृति कहां पर है? बनास नदी पर, और है कहां? राजस्थान में। कैसी संस्कृति है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। यहां से मानव व्यवस्थित आधार को प्राप्त करता जा रहा है। इसमें लिखिए, आहार को, अगला पॉइंट बना के, आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है। आहार को ताम्रवती, कहीं लिखा होगा, ताम्रवती भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर, क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के लोग, अगला पॉइंट, इस संस्कृति के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। अंडरलाइन कर लेना, इस संस्कृति के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। पत्थर से बने घरों में रहते थे। अगला पॉइंट, इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र, इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र जो गिलुंद था, इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र गिलुंद था। यह लिखा हुआ है गिलुंद। इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र गिलुंद था, जहां पर पक्की ईंटों से निर्माण की जानकारी मिलती है। जहां से पक्की ईंटों के निर्माण की जानकारी मिलती है। अब यहीं रुकेंगे आप एक मिनट, अब समझिए पहले। जहां से पक्की ईंटों के निर्माण की जानकारी मिलती है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखते हैं तो पक्की ईंटें हैं कि नहीं? बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटें हैं कि नहीं? तो यहां पर आप देखिए कि जो निरंतरता आपको मिल रही है कि ताम्र पाषाण काल के स्थल जो गिलुंद से भी पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए हैं, और वो आहार संस्कृति का एक केंद्र है। तो आप ये देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप होगी, उसके पीछे का आधार यहीं से बनना शुरू हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को निर्मित करने वाले ताम्र पाषाणिक लोग ही रहे होंगे, क्योंकि इतिहास अनुमानों के आधार पर चलता है। इतिहास में अनुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना अनुमान के हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो यहां समझना क्या है कि जो गिलुंद स्थल है, यहां से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिल रहे हैं, मतलब ईंट को पकाने की जानकारी मिल गई होगी। तो मानव विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ गया है, यह समझने की जरूरत है। क्योंकि तुम देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अचानक नगरीकरण दिखेगा, तो कुछ लोग कहते हैं अचानक नगरीकरण हो गया। कोई चीज अचानक नहीं होती, कुछ भी अचानक नहीं है, सब धीरे धीरे ही होता है। यहां पर भी आपको यही एक जो क्रमिक विकास दिखाई दे रहा है कि गिलुंद में पहले पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा। क्या क्लियर है? अगला पॉइंट बनाइए, कायथा संस्कृति। इसी में ही है अगली संस्कृति, कायथा। कायथा संस्कृति, ठीक है। कहां है? मध्य प्रदेश। कहां है? मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति, इसमें लिखिए, कायथा संस्कृति से, इसमें लिखिए, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है इसमें थोड़ा। कायथा संस्कृति से हड़प्पा से पहले के, कायथा संस्कृति से हड़प्पा के पहले के, हड़प्पा काल के, कायथा संस्कृति से हड़प्पा के पहले के, हड़प्पा काल के
और हड़प्पा काल के बाद के, कायथा संस्कृति में हड़प्पा काल के पहले के, हड़प्पा काल के और हड़प्पा काल के बाद के हमें साक्ष्य मिलते हैं। यह प्रश्न आया हुआ है, हमें साक्ष्य मिलते हैं, हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मतलब यहां यह समझना है कि हमें साक्ष्य मिल रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पूर्व का, उसके समय का और उसके बाद का। मतलब कायथा संस्कृति तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व को भी दिखाती है ना। ये देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व उसके और उसी के समय के काल, मतलब जो सिंधु काल है उस काल का भी और उसके बाद का भी, तीनों चरण यहां आपको दिखेंगे। और ये तीनों चरण दिखने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे कहीं ना कहीं ताम्रपाषाणिक लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि अभी आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पर आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे का आधार यहीं से बनेगा। यहां एग्रीकल्चर का जो बेहतर प्रोडक्शन होगा, अब यहां पर जो व्यक्ति अच्छे घर में रहेगा वो एग्रीकल्चर भी करेगा, वो पशुपालन भी करेगा, नवपाषाण काल से हो गया। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ता जा रहा है, और जब आगे बढ़ता जाएगा तो आगे बढ़ते बढ़ते उसके पास अधिशेष आएगा। क्या आएगा? अधिशेष जब भी आएगा तो अधिशेष से ही नगरीकरण होता है। जब तक सरप्लस अमाउंट नहीं आएगा, सरप्लस अमाउंट के आने के बिना कुछ हो नहीं पाता है। और अभी वस्तु विनिमय होगा क्योंकि मुद्रा नहीं है। अभी यहां समझना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा के साक्ष्य नहीं है, मुहरों के साक्ष्य है। वहां वस्तु विनिमय है। तो यह वस्तु विनिमय की प्रणाली आपको दिखेगी कि वस्तु विनिमय है, और वस्तु विनिमय के माध्यम से धीरे धीरे लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों के जीवन में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, और वो बदलाव के साथ ही मानव बदलता जा रहा है। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में जो कायथा संस्कृति है वहां पर तीनों स्तरों के साक्ष्य मिलते हैं। अंडरलाइन कर लेना। अगला पॉइंट बनाओ, जोरवे संस्कृति। इसी में है अगली संस्कृति जोरवे। जोरवे संस्कृति, ये जोरवे संस्कृति कहां है? महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। अब जोरवे संस्कृति में अगर तुम देखोगे तो क्या क्या चीजें तुम्हें दिखाई देंगी। एक तो पहले यह समझ लो कि जोरवे संस्कृति में है क्या क्या। यहां पर कुछ स्थल आपको मिलेंगे जैसे जोरवे, नेवासा और इनाम गांव। जोरवे है ना, फिर नेवासा और इनाम गांव, ये तीन ऐसे स्थान मिलेंगे यहां पर जहां आपको ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। क्या खास बात है यहां? एक बात यह समझिए कि एक आपने देखा राजस्थान में, एक आपने देखा मध्य प्रदेश में, और एक आप देख रहे हैं सीधे महाराष्ट्र में। कहीं न कहीं एक बड़ा लंबा इनका विस्तार है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो लोग हैं उनका बड़ा लंबा विस्तार है, बहुत बड़े क्षेत्र पर ये अपनी व्यवस्था को फैलाते जा रहे हैं। और यहां इनाम गांव में तो आप आके देखेंगे कि पूरा किला बंद व्यवस्था दिखती है। मतलब अब यहां के लोग किले बंद बस्ती को बना रहे। इनाम गांव की विशेषता क्या है? किला बंद बस्ती, किला बंद। अगर आप देखेंगे जब अंग्रेज यहां पर आए तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री को सबसे पहले किला बंद करना शुरू किया कि जब हमारी बस्ती को किला बंद किया जाएगा तो दूसरे के आक्रमण से सुरक्षा मिलेगी और अंदर ट्रेनिंग कैंप चलेगा। आप एक बात समझिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति किला बंदी करता है तो इसका मतलब कि उसको एक बात समझ में आ रही कि दूसरे से आक्रमण का भी खतरा है। क्या क्लियर है कि नहीं तुम्हें? यह समझना पड़ेगा।
किला बंदी को अंग्रेजों की हम समझ नहीं पाए, इसीलिए हम प्लासी की लड़ाई में हार गए थे। आप समझिए इस बात को। प्लासी की लड़ाई एक सौदा था, जहां पर जो बंगाल के अमीर लोग थे, उन लोगों ने अपने ही नवाब को बेच दिया था। यह भारतीयों की एक बड़ी मानसिकता है कि आपस में बड़ी जलन रखते हैं। भारत में जो इतनी समस्या हुई, उसके पीछे का कारण यह है कि हमारे अपने ही विरोधी बहुत ज्यादा है। अपनी कश्ती वहीं डूब जाती है जहां पानी कम होता है ना। तो यह बात समझना पड़ेगा कि यहां पर अब जो यह व्यवस्था शुरू हो रही है, किला बंद, और यहीं से धीरे धीरे आगे चल के समाज में असमानता भी शुरू होगी। इसका मतलब समाज में कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा, समाज में कोई वर्ग बन रहा होगा जो योद्धा हो सकता है, जो संघर्ष कर सकता है और कहीं ना कहीं विस्तार की मानसिकता भी रख सकता है। क्या क्लियर है कि नहीं? तो यहां आप देखो कि इनाम गांव से किले बंद बस्ती के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक दो लाइन लिख दो इसमें। इसमें लिखिए, जोरवे संस्कृति में कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। जोरवे संस्कृति में कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे जोरवे नेवासा, जैसे जोरवे नेवासा और इनाम गांव, जैसे जोरवे नेवासा और इनाम गांव। अगला पॉइंट, यहां का महत्वपूर्ण स्थान दैमाबाद है। यहां का महत्वपूर्ण स्थान दैमाबाद है। थोड़ा फैक्चुअल इसलिए लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा समझाने के स्कोप नहीं इसमें। यहां का महत्वपूर्ण स्थान दैमाबाद है, जहां से यहां का महत्वपूर्ण स्थान दैमाबाद है, जहां से कांसे की वस्तुएं मिली हैं। देखिए आ गया, जहां से कांसे की वस्तुएं मिली हैं। कांसे की वस्तुएं, जब तांबा और प्लस 3 को करोगे तो बनेगा कांसा, है ना। अब यह समझिए, यही सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है, कांसा ही मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आपको पूरा पुख्ता जानकारी मिल गई कि यहां पर दैमाबाद नाम का स्थान है, जहां पहले से कांसे के उपकरणों का प्रयोग होता था। अब वहीं अंडरलाइन कर देना कि दैमाबाद जो है काफी महत्वपूर्ण स्थान है, जो एविडेंस प्रदान करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को यहां से आधार मिला होगा। क्या क्लियर है आपके दिमाग में? तो यह समझ लेना है कि दैमाबाद से कांसे की वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बना दीजिए इसी में। जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से इनके संबंध को, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के इनके संबंध को, या ऐसे लिख सकते हैं कि जिससे हम इनके सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध को देख सकते हैं। जिससे हम इनके सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध को देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहां पर भी है कांसा और यहां पर भी है, इसलिए कह रहे हैं ये बात। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। इनाम गांव से इस संस्कृति के
इनाम गांव से इस संस्कृति के कई हमें साक्ष्य मिलते हैं। इनाम गांव से इस संस्कृति के कई हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसे किलाबंद बस्ती, जैसे किलाबंद बस्ती, इसके अलावा किलाबंद बस्ती, इसके अलावा रथ चलाते हुए मनुष्यों की मूर्तियां, रथ चलाते हुए मनुष्यों की मूर्तियां, रथ चलाते हुए मनुष्यों की मूर्तियां, हाथी, गैंडा। अब यह प्रश्न आ सकता है कि किन जानवरों की इन्हें सूचना थी। हाथी, गैंडा, ठीक है, हाथी, गैंडा आदि जानवरों की इन्हें जानकारी थी। हाथी, गैंडा आदि जानवरों की इन्हें जानकारी थी। आदि जानवरों की इन्हें जानकारी थी। ठीक है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में इतनी बातें आपको जाननी थी। क्या क्लियर है? बोलिए। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में हमने 3 बातें किया कि ऐसी संस्कृति जहां पर तांबे के औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं, लेकिन यहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि बीच में कई ऐसे स्थल हैं जहां पर कांसा भी मिला है, लेकिन बहुतायत मात्रा में तांबा मिला है, इसलिए हम इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। क्या क्लियर है? यहां से आप चीजों को लिंक करते हैं कि अब धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता जब आएगी तो उसके पीछे का आधार बनाने का काम यही ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति महापाषाणिक संस्कृति क्या है? महापाषाणिक संस्कृति यहां पर भी वही है, पाषाण है लेकिन महापाषाण। तो आप देखते हैं कि नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में एक नई संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में जिस नई संस्कृति का विकास हुआ उस संस्कृति को हम क्या कहते हैं? महापाषाणिक संस्कृति। यह संस्कृति दक्षिण भारत में है। अगर हम देखें तो उसके साथ साथ पूर्वोत्तर में भी इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत है मतलब नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा कश्मीर में भी इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो 3 स्थान पर अगर आप देखें तो महापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे। अब महापाषाणिक संस्कृति में आपको क्या विशेष दिखेगा? यहां पर आप देखोगे तो लोग जो हैं अपने स्वजन जिनकी मृत्यु होती थी उनके शव को दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थरों से उन्हें घेर देते थे और उनके साथ उनके उपयोग की वस्तुओं को भी रख देते थे। कहीं कहीं ऐसी कब्रें भी मिली हैं जहां घोड़े को भी साथ में दफना दिया गया है, जहां अगर आप देखेंगे तो सोने के हारों को भी दफना दिया गया, मतलब सोने का भी इन्हें जानकारी हो गई थी। यहां यह भी समझना पड़ेगा कि उनके पारलौकिक जीवन को भी कहीं ना कहीं ये लोग मानते रहे होंगे कि उनका पुनर्जन्म होता है, क्योंकि इसी बात को आप बौद्ध दर्शन में देखेंगे कि पूरी फिलॉसफी है पुनर्जन्म पर और बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि आत्मा है कि नहीं है। यहां आप देखिए कि पुनर्जन्म की बात यहां से महापाषाणिक संस्कृतियों में दिखना शुरू हो जाएगी। महापाषाणिक संस्कृति आपको समझ में आई कि ऐसी संस्कृति जो दक्षिण भारत में डेवलप हुई और यह संस्कृति पहाड़ों के ढलानों पर भी डेवलप हुई, मतलब इनका जो रास्ता है पहाड़ के ढलान,
पहाड़ के ढलान पर इसको अगर आप देखें तो वहां पर यह डेवलपमेंट इनका हुआ था। तो अपने स्वजन समुदायों को बड़े बड़े कब्रों में सम्मान के लिए जो स्थान बनाया गया उसको कहा गया महापाषाण। उसी को महापाषाणिक संस्कृति के रूप में हम जानते हैं। क्या बात समझ में आ गई सबको? तो 2 लाइन लिख दो इस पे महापाषाणिक संस्कृति पर। दक्षिणी भारत में, इसमें लिखिए दक्षिण भारत में एवं दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में, दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में महापाषाणिक संस्कृति के हमें प्रमाण मिलते हैं। महापाषाणिक संस्कृति के हमें प्रमाण मिलते हैं। यह संस्कृति नवपाषाण काल के समापन के बाद, यह संस्कृति नवपाषाण काल के समापन के बाद हमें दिखाई देती है। यह संस्कृति नवपाषाण काल के समापन के बाद हमें दिखाई देती है। इसे अगला पॉइंट बना के, इसे महापाषाणिक संस्कृति, इसे महापाषाणिक संस्कृति इसलिए कहा जाता है, इसे महापाषाणिक संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मानव को दफनाया जाता था, क्योंकि जब मानव को दफनाया जाता था तो उसकी कब्र को, क्योंकि जब मानव को दफनाया जाता था तो उसकी कब्र को बड़े बड़े पत्थरों से, उसकी कब्र को बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। उसकी कब्र को बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। इसके साथ साथ उनके उपयोग की, इसके साथ साथ उनके उपयोग की बहुत सारी वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। इसके साथ साथ उनके उपयोग की बहुत सारी वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। जैसे लोहे के औजार, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, जैसे लोहे के औजार, पत्थर के औजार और सोने के गहने, पत्थर के औजार और सोने के गहने आदि, पत्थर के औजार और सोने के गहने आदि। अब रुकिए यहां पर, क्या ये जो लोहा उसी पे आ रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं कि लोहे के प्रमाण, मतलब महापाषाणिक संस्कृति में खास बात आई कि लोहा आ गया दक्षिण भारत में। यह लोहा बाद में जब नगरीकरण होगा, जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा 1000 ईसा पूर्व के आसपास, तो आप देखेंगे कि लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। अभी यहां साक्ष्य मिल रहा है लेकिन बड़े पैमाने पर प्रयोग
नहीं हो रहा, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि महापाषाणिक संस्कृति में लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे का प्रयोग होने लगा था, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। तो महापाषाणिक संस्कृति में एक बात आपको ये समझ में आई, और दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये लोग पारलौकिक सत्ता पर विश्वास करते रहे होंगे। कोई ना कोई सत्ता है जिसके ऊपर इनकी अपनी समझ बनी होगी, क्योंकि ये मरने के बाद के जीवन को भी स्वीकार कर रहे हैं कि व्यक्ति मर रहा है और मरने के बाद भी उसको जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसके सामान को साथ में दफनाया जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? तो आप ये बताओ कि जो दैमाबाद है उस जगह से आपको किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे? अभी बताया था दैमाबाद कांसे के साक्ष्य मिले थे। तो यहां पर आपने देखा कि लोहे के साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन लोहे के साक्ष्य बड़े पैमाने पर नहीं हैं। तो इतनी बात यहां पर समझनी थी आपको, जो आपने समझ लिया। अब आ जाइए पाषाणकालीन चित्रकला। क्या इसका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो लगभग 2300 ईसा पूर्व से है, और ये 1000, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व तक ये जो संस्कृतियां हैं वो अनवरत चलती रहती हैं, ये रुकती नहीं है, अनवरत चलती रहती है। तो यहां पर यह देखना है कि यहां लोहे के प्रयोग की बात भी आगे चल के होगी, तो लोहे का बड़ा प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमें दिखता है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, पाषाणकालीन चित्रकला। चित्रकला क्या होती है? पेंटिंग करना, कुछ सोचना। जब आप कुछ खाली बैठोगे उसके बाद ही तो आप कुछ अलग अलग प्रकार की जो विधाएं हैं उनका इस्तेमाल करोगे। चित्र बनाना या नृत्य करना या संगीत गाना, यह सब कुछ हमारे आंतरिक विधाओं में आता है। अब आप देखेंगे कि इस समय पाषाण काल में मानव के अंदर क्या यह विधा थी? तो उच्च पुरा पाषाण काल में मानव ने चित्र बनाना शुरू कर दिया था। एक बात यहां समझना पड़ेगा कि उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल में मानव ने चित्र बनाना शुरू कर दिया था, और इसके लिए बड़ा क्षेत्र मिलता है भीम बेटिका। भीम बेटिका में 400 ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ियां हैं, जहां पर चित्र के साक्ष्य मिले। इसके अलावा आप देखेंगे कि मिर्जापुर के क्षेत्र में भी ऐसे कुछ स्थान मिले हैं जहां चित्र मिलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पटने में भी कुछ ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहां पर इस समय के चित्र मिलते हैं। तो ध्यान से समझना कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं, और ये चित्रकला के साक्ष्य पहाड़ियों के अंदर जो गुफाएं हैं उसमें मानव ने बैठकर कुछ चित्र बनाए हैं, और वो चित्र उनके बारे में, उनके जो विषय हैं उनको प्रस्तुत कर देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने किसी देश का कोई सॉन्ग सुना, तो आप ये समझ पाते हैं कि वहां पर लोगों का समझने का, सुनने का स्तर क्या है। क्या समझते हैं कि नहीं समझते? वैसे ही अगर हम पाषाण काल के लोगों को समझने का प्रयास करें, उनकी सोच को जानने का प्रयास करें, तो हमें चित्रकला को देखना पड़ेगा। यहां चित्र कैसे बने हैं? शिकार करते हुए ऐसे चित्र बनाए जहां पर मानव जानवर का शिकार कर रहा है। अधिकतर चित्र ऐसे बने हैं। कुछ ऐसे चित्र हैं जहां मानव और जानवर के संघर्ष को दिखाया गया है। कुछ ऐसे चित्र बने हैं जहां पर व्यक्ति के एक अंधविश्वास को भी दिखाया गया है कि कुछ आराधना करते हुए। तो कुछ कहीं ना कहीं पारलौकिक सत्ता की बात यहां पर भी है कि लोगों के जीवन में कुछ भय रहा होगा, उस भय को उन्होंने अपने चित्रों में भी रखा और अपने जीवन के दर्शन को भी सामने रखा। मतलब पाषाण काल की जो चित्रकला है वो उस समय के मानव के आंतरिक विषयों को प्रस्तुत करने का काम कर रही है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप
कि पाषाणकालीन चित्रकला ऐसी चित्रकला जहां पर मानव के जो समझ थे, जो विषय थे, उन विषयों को उसने प्रस्तुत किया और चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। और वो चित्र कहां से मिले? भीमबेटका से। 400 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर ये चित्र मिले। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उससे आपको समझना पड़ेगा कि उच्च पुरा पाषाण काल से चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अब प्रश्न आएगा तो क्या करोगे कि चित्रकला के साक्ष्य कब से मिलते हैं? उच्च पुरा पाषाण काल में हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। और यहां के चित्रों के जो विषय कैसे हैं? यहां पर चित्रों के विषय जो हैं मानव के आंतरिक विषयों से जुड़े हैं। आंतरिक विषयों में क्या है कि वो जैसा सोचता है वैसा ही चित्र बनाता है। तो उसकी सोच कैसी है? उसकी सोच क्या है? जानवर के साथ वो शिकार करता है तो उसको उसने चित्र में बनाया, और उसके ऊपर हमला भी जानवर से होता है तो उसने उस तरीके के भी चित्र बनाए। रंगों में बड़ी विविधता नहीं दिखाई देगी क्योंकि अभी 3 ही रंग हैं, सफेद, काला और लाल। 3 रंग, रंगों में कोई बहुत व्यापकता नहीं मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा भी रंगों का प्रयोग नहीं है, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो भावनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए जो अपने विचार को रखने का तरीका सामने रखा गया वो है पाषाणकालीन चित्रकला। तो एक हेडिंग बनाओ, पाषाणकालीन चित्रकला। बना लिया है? इसमें लिखिए पाषाणकालीन चित्रकला। पहला पॉइंट बनाइए, पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य। पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य हमें उच्च पुरा पाषाण काल से मिलते हैं। पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य हमें उच्च पुरा पाषाण काल से मिलते हैं। इस समय के प्रमुख क्षेत्र, इस समय के प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं। इस समय के प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आसपास के चित्र। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, एक स्थान है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आसपास के चित्र एवं महाराष्ट्र के पटने से, महाराष्ट्र के पटने से, यह लिखा हुआ महाराष्ट्र के पटने से हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। महाराष्ट्र के पटने से हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। पटने ये लिखा हुआ है। अब एक चीज समझना कि भीमबेटका को पूरी दुनिया जानती है लेकिन महाराष्ट्र के पटने को कोई नहीं जानता। यही प्रश्न में आएगा कि महाराष्ट्र का पटने किस लिए महत्वपूर्ण है? तो उच्च पुरा पाषाण काल के चित्रों के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? उच्च पुरा पाषाण काल के जो चित्र हैं उसके स्थल अलग अलग हैं। स्थल कौन कौन से हैं? अगर आप देखते हैं भीमबेटका और उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर की पहाड़ियों के पास, और तीसरा महाराष्ट्र के पटने में। तो 3 जगह से आपको ये चित्र मिलने शुरू होंगे। और सबसे ज्यादा कहां से मिलते हैं? भीमबेटका से। 400 से ज्यादा गुफाएं हैं जो भीमबेटका में हमें प्राप्त होती हैं। क्या समझ में आ गया सबको? थक गए हो क्या? थको मत भाई। अभ्यास करत करत अभ्यास जड़ मत हो न सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। इतिहास के साथ अपनी थोड़ी समस्या है कि कुछ फैक्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में आप लोग उत्साह बनाइए।
उत्साह बनाते रहिए, बीच बीच में उत्साह बना के पढ़िए, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि पाषाणकालीन चित्रकला में 3 स्थल हैं जहां से बड़े पैमाने पर हमें चित्र मिलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट, इन स्थानों पर चित्रकारी के हमें प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। इन स्थानों पर हमें चित्रकारी के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं जहां मनुष्य ने पत्थर के हथियारों की सहायता से, जहां मनुष्य ने पत्थर के हथियारों की सहायता से अपने भावों को उकेरा है। जहां मनुष्य ने पत्थर के हथियारों की सहायता से अपने भावों को, आंतरिक भावों को उकेरा है, प्रस्तुत किया है, भावों को प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट, इन चित्रों में प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट बनाइए। इन चित्रों में भागते हुए जानवरों का चित्र, इन चित्रों में भागते हुए जानवरों का चित्र, और उनका पीछा करते हुए इंसानों का चित्र, और उनका पीछा करते हुए इंसानों का चित्र हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा मछली पकड़ने के भी चित्र बनाए गए। इसके अलावा मछली पकड़ने, मतलब हमारे जीवन में मछली का बड़ा जो महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, इसके अलावा मछली पकड़ने के भी चित्र बनाए गए हैं। मछली पकड़ने के चित्र भी बनाए गए हैं। अगला पॉइंट, इस समय के अधिकतर चित्र आखेट से संबंधित हैं। आखेट मतलब शिकार। इस समय के अधिकतर चित्र शिकार से संबंधित हैं या आखेट। इस समय के अधिकतर चित्र आखेट से संबंधित हैं। इसमें पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए गए हैं। इसमें पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए गए हैं। इसमें पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए गए हैं। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि चित्र जो बनाए गए हैं वो अलग अलग प्रकार के चित्र हैं, चाहे वो पशु पक्षियों के चित्र हों। अधिकतर चित्र कैसे बनाए गए? जो शिकार करते हुए, आखेट करते हुए। अधिकतर चित्रों को बनाने के पीछे शिकार की मानसिकता है, क्योंकि उस समय मानव के जीवन में सबसे बड़ी बात थी शिकार। उसके जीवन का आधार ही शिकार था। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो जी नहीं पाएगा। इसीलिए जो सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है उसी की सबसे ज्यादा आप बात करते हैं, और वही बात आपके चित्रों में भी दिखती है, वही बात आपके हर मूल्य में भी दिखेगी। तो यहां की चित्रकारी में वो बातें समझ में आ रही हैं हमें। अगला पॉइंट बनाओ। इन चित्रों में, अगला पॉइंट, इन चित्रों में
रंगों की व्यापकता, इन चित्रों में रंगों की व्यापकता, इन चित्रों में रंगों की व्यापकता हमें नहीं दिखाई देती। इन चित्रों में रंगों की व्यापकता हमें नहीं दिखाई देती है। प्रमुख रंगों में काला, प्रमुख रंगों में काला, गेरुआ, काला, उसके बाद जो गेरुआ और सफेद, काला, गेरुआ और सफेद रंग हमें प्राप्त होता है। काला, गेरुआ और सफेद रंग हमें प्राप्त होता है। अब 3-4 बातें समझनी पड़ेंगी कि उस समय की जो चित्रकला है उसमें किन किन रंगों का प्रयोग होता था। प्रश्न अब आएगा तो इस तरीके से आएगा। तो ये 3 प्रकार के रंग, वहां पर अगर आप इसको याद रखेंगे तो प्रश्न को सही कर देंगे। तो पाषाण काल की चित्रकला में 3 प्रकार के रंगों का मुख्यतः प्रयोग है और रंगों में व्यापकता नहीं है। यह नहीं है बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रंगों का प्रयोग अभी बहुत ज्यादा नहीं है। जो उनको नेचुरल रूप से प्राप्त हो रहा है उसी का प्रयोग करके वो चित्र बनाते हैं। कुछ ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जो वहां पर उनकी उपलब्धता पर है। तो यहां चित्रकला में यह चीज आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। अच्छा सुन लो भाई, कुछ सुन लो उसके बाद बनाना। कुछ चित्रों में सुनो कुछ ऐसे चित्र मिलते हैं जहां पर जादू, टोना, वशीकरण। अब आएगा मजा तुमको। अभी हम इस पे जाना नहीं चाह रहे, लेकिन तुम लोग जो है जादू, टोना, वशीकरण जानते हो क्या होता है? आजकल खूब होता है। लोग एक दूसरे के ऊपर जादू मार देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं हमको किसने जादू मारा। अब यह समझना पड़ेगा कि जादू, टोना, वशीकरण मामला बड़ा खराब है। उत्तर वैदिक काल में यही सब मामला बिगड़ गया और यह कहा गया कि हम इसको उतार देते हैं और उतारने वाले लोग बाद में महंत बन गए। आप इस बात को समझिएगा कि जादू, टोना के भी कई ऐसे चित्र मिलते हैं जहां कुछ न कुछ ऐसी शक्तियों की बात है और आज भी हमारे समाज में ये चीजें दिखती हैं। ये लोग आज भी कहते हैं कि हमको उनकी नजर लग गई। अब नजर क्या होती है मुझे पता नहीं, लेकिन नजर लगती जरूर होगी। क्यों, नजर लगती है नहीं लगती? तो यहां पर होता है, ये सब टोटके हैं। तो यहां के चित्रों में भी आप देखेंगे कि इस तरह की जो विषय वस्तु आपको मिलती है। तो यहां पर इन विषय वस्तुओं को भी चित्रित किया गया है। एक पॉइंट लिख दो भैया आप। कुछ ऐसे चित्र भी यहां प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे चित्र भी यहां प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे चित्र भी यहां प्राप्त होते हैं जिसमें धर्म, जादू टोना, जिसमें धर्म, जादू टोना आदि विषयों को भी दिखाया गया है। धर्म, जादू टोना आदि विषयों को भी दिखाया गया है। देखो अभी कोई धर्म इनका कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी इनके पास एक ही धर्म है कि ये नेचर से डरते हैं, ये प्रकृति से डरते हैं। जब तूफान आएगा तो भाग खड़े होंगे और जब कोई जानवर संकट में इनको डालेगा तब भी हाथ ऊपर देखेंगे कि कोई है हमारी मदद करे। अभी भगवान केवल नेचर है। दुनिया में सबसे पहले जब धर्म की बात हुई तो सबसे पहले नेचर ही भगवान बना। मानव ने सबसे पहले भय जब प्राप्त किया तो नेचर से प्राप्त किया। ये नेचर अभी आपका दुश्मन बन जाए तो आप बैठ नहीं पाएंगे। हर चीज आपके सामने से अपने आप आंख के सामने से निकल जाएगी। तो नेचर को लेकर पहली बार यहां पर आप देखेंगे कि धर्म की एक बात आई।
क्योंकि आपने एक शब्द लिखा धर्म, तो धर्म कैसा, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो नेचर से जुड़ा हुआ है, वैसे धर्म से संबंधित विषयों पर भी चित्र बनाए गए हैं। चित्रों को बनाने के लिए वैसे भी विषयों को उठाया गया है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट इसमें बस ठीक है। हां, सौंदर्य बोध, यहां पर ऐसे सौंदर्य बोध की कोई बात नहीं है कि कोई सौंदर्य बोध, ये आपको दिखेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे तो वहां पे सौंदर्य बोध की खूब चर्चा करने वाले हैं। अभी यहां ऐसे सौंदर्य बोध की कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो चित्र मिलते हैं उन चित्रों में कोई ऐसी सजावट नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें कि सौंदर्य बोध वहां कुछ था। सौंदर्य बोध की बात होगी सिंधु घाटी सभ्यता में, जब महिलाएं अपने बाल को बनाएंगी, जब वो सिंदूर लगाएंगी, जब वो लिपस्टिक लगाएंगी, वो तब उस समय बात होगी। अभी आगे चर्चा करेंगे। ए भाई चुप रहो एकदम। हां, तो उस समय जो सौंदर्य बोध है, जैसा अगर आप देखें तो वहां के जो लोगों के आंतरिक विषयों को प्रस्तुत करने की बात है, सौंदर्य बोध का वही तरीका है। अभी आंतरिक विषयों के प्रस्तुतिकरण को से हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां इतनी बात है। अगला पॉइंट बनाइए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750, 2350 से 1750। किस तरीके से इसको हम पूरा जो देखने वाले हैं, इसको देखिए आप। पहले एक जो फिगर बना लीजिए, उसी के आधार पे आप चलेंगे। सबसे पहले आप इसको देखेंगे भौगोलिक विस्तार कैसे क्या रहा इसका, भौगोलिक विस्तार। फिर आप देखेंगे कि इस सभ्यता का जो स्वरूप कैसा रहा, इसका स्वरूप कैसा था, ये देखेंगे। एक एक करके आपको जो समझना है वो मैं उसको फ्रेम कर रहा हूं। तो सबसे पहले भौगोलिक विस्तार, फिर क्या देखोगे, स्वरूप। उसके बाद क्या देखोगे, नगर नियोजन। नगर नियोजन, नगर नियोजन देखोगे। इसके अलावा आपको इसमें और क्या क्या देखना है, नगर नियोजन के अलावा आपको देखना है यहां की अर्थव्यवस्था। यहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी ये देखेंगे। इनका जो धर्म था वो कैसा था वो देखोगे आप, इनका धर्म कैसा था। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इनके यहां जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की स्थिति कैसी थी, इनका विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या हाल था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये इतने एंगल पे बात करनी है। अब पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। अब इसको आपने जो नोट कर लिया, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कहानी है एक ऐसे नगर की जो बहुत विकसित है, और उस नगर में इतना कुछ अच्छा है कि देखने पे अपने आप ही सहज ऐसा लगता है कि ऐसा नगर हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए एक बात कही जाती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप देखें तो सब मिट गए, सारी सभ्यताएं मिट गईं, सारे लोग खत्म हो गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के मूल्य, वो सांस्कृतिक विरासत आज भी चल रही है। अब ये वो सभ्यता है, क्योंकि देखो यहां पर एक तरीका है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझने का, एक तरीका है कहानी से समझने का। सिंधु घाटी सभ्यता को समझो।
अगर इसके भौगोलिक विस्तार की तुम बात करो तो आप इसे देखते हो कि ये उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। उत्तर में अगर आप देखो तो ये इसके स्थान कहां है? मांडा, कश्मीर। और जो दक्षिण में कहां है? महाराष्ट्र तक, दायमाबाद, है ना। और अगर आप देखें इसके अलावा जो पूरब में कहां कहां? हां, जो पश्चिम में सुतका केंडोर, सुतका केंडोर, बहुत बढ़िया। बस ठीक, इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े इलाके में, कई लाख किलोमीटर के इलाके में यह पूरी सभ्यता फैली हुई थी। अब ये पूरे बहुत बड़े इलाके में फैली हुई सभ्यता है। अब इस सभ्यता में ऐसी खास बात क्या है? यहां खास बात यह है कि जो नगर है ना, उन नगरों में एक ही तरीके की चीजें मिलती हैं हर जगह। यह वहां पर एक बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि नगर इतने दूर दूर है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, जो नगर है वो दूर दूर है, लेकिन उसमें समानता मिलती है। क्या मिलती है? समानता मिलती है। अब समानता मिलती है और उसके साथ साथ एक पूरा स्ट्रक्चर दिखता है कि स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जहां एक बड़ा भौगोलिक विस्तार होकर भी लोग समेकित हैं, लोग इंटरलिंक हैं। और इंटरलिंक होने के कारण कुछ ऐसे नगर खड़े होते हैं जिन्हें हम राजधानी नगर कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो राजधानी नगर है। क्या है? यहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट में आपको दिखाई देंगी। इस सभ्यता को अगर आप देखें तो इसका स्वरूप कैसा है? नगरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरी सभ्यता है। अब ये जो नगरी सभ्यता है, ये नगरी सभ्यता अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नगर शब्द अगर इस समय आ गया तो ये एक ऐसी बात है जहां पर कोई नगर बना तो इसके पीछे अधिशेष रहा होगा बहुत बड़ा। आप सोचिए कि यहां आंतरिक ही व्यापार नहीं हो रहा है, बाह्य व्यापार भी करते हैं। और बाह्य व्यापार इस स्तर पे हो रहा है कि वहां के जो, जैसे आप देखते हैं, जो मेसोपोटामिया में भी इस जो संस्कृति के, इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, वहां पर मोहरें मिलती हैं जिस पर यह कहा गया है कि मेलुहाल के लोगों के साथ हम व्यापार करते थे। तो यहां यह समझना पड़ेगा कि इनके एविडेंस मिलते हैं, हवा में बात नहीं हो रही। यहां पर अभी इतिहास में जो कुछ भी इनके बारे में है वो आद्य ऐतिहासिक रूप में है। किस रूप में है? आद्य ऐतिहासिक रूप में, क्योंकि इनकी मोहरें पढ़ी नहीं गई। तो यहां समझने की जरूरत है कि इनके बारे में जो कुछ भी जानकारी मिलेगी या तो इनकी मोहरों से मिलेगी, या तो इनकी मूर्तियों से मिलेगी, या तो इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए अलग अलग स्थान हैं वहां जो कुछ भी इन्होंने छोड़ा है उससे मिलेगी। तो यह समझना पड़ेगा कि इनके बारे में जो कुछ भी हम लोग वो डिकोड करेंगे उसके पीछे का आधार इनके द्वारा छोड़े गए स्थान है। इसीलिए जब अंग्रेज यहां आए तो अंग्रेजों ने जब उत्खनन कराया, उत्खनन इसलिए नहीं कराया था, रेलवे का निर्माण कर रहे थे, तो वहां उनको मिल गया जो कन्निगम को, तो उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला। आगे चल के दयाराम साहनी ने 1921 में यह कहा कि नहीं, ये जो है काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तो खोजा भी भारतीयों के द्वारा ही गया, क्योंकि अंग्रेज हमेशा हमारे अच्छी चीजों को कमतर करके हमें दिखाते थे। अंग्रेजों ने हमारी किसी भी चीज को अच्छा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपके यहां कुछ अच्छा था ही नहीं, आपके यहां कोई सभ्यता भी नहीं रही। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के मिलने के बाद एक बात समझ में आई कि भारत के लोग कितनी महानता को प्राप्त थे, उनकी सोच कितनी ज्यादा आगे थी। मात्र सत्तात्मक समाज, माताओं का सम्मान, कई ऐसी मोहरें मिली हैं जहां पर नेचर की पूजा की बात हो रही है। नेचर की पूजा, पीपल की पूजा, नीम की पूजा, ये सारी पूजा आज भी हो रही कि नहीं हो रही है? सांप की पूजा आज भी हो रही है, जो शिव की पूजा आज भी हो रही है। ये सारी चीजें वहां दिख रही हैं। और इसका मतलब यह है कि वहां एक पूरा नगरीकरण का रूप है, और उस नगरीकरण के रूप में समाज में कई बदलाव बड़े हुए हैं।
और ये बदलाव ही हमें इस बात को सोचने के लिए विवश करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे देखें, ये सभ्यता कैसे बनी। तो ये सभ्यता बनी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से, उनसे अधिशेष मिला, और अधिशेष जब मिलने लगा तो वहां से जो उत्पाद निकलते थे वो उत्पाद इन नगरों में आने लगे, और इन नगरों में जब उत्पाद आए तो ये नगर खड़े हो गए और पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। और इकोनॉमिक सिस्टम जब बना तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब अपने खाने से तो पेट भर गया है, अब इसको भेजो बाहर। अगर बाहर भेजेंगे तो हमें अपने यहां और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए यहां की मोहरों पर बड़े बड़े नाव के चित्र मिलते। तो किसके चित्र मिलते हैं? बड़े बड़े नाव के चित्र। इसका मतलब इनको यह पता था इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में नाव का इस्तेमाल होता था कि नदियों से आप सामान लोड करिए और उसको लोड करके ले आके यहां छोड़ दीजिए मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, और वहां से फिर हम उसको अलग अलग स्थानों पर भेज देंगे। उसको हम भेज देंगे लोथल, उसको हम अलग अलग स्थानों पर भेज देंगे। एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया था। और अगर आप देखें, इतना विज्ञान तगड़ा था उन लोगों का कि कोई भी चीज हल्की नहीं बनाई है। ईंटें पकी हुई, नगर व्यवस्थित, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, बहुमंजिल। क्या बात है भाई, इतना शानदार, कई मंजिला, घरों में बाथरूम, आंगन, और बाथरूम में फर्श भी, बाथरूम में फर्श भी जो बिटुमिन की फर्श बढ़िया बनाते थे। क्या आप समझ पा रहे हैं? आज आप ऐसा घर बनाते तो हम नहीं बनाते, हल्का फुल्का उसमें कुछ तो छोड़ देते हैं। उस समय लोगों ने बड़ा अपने जीवन में सुधार किया होगा। घरों की मुख्य खिड़कियां सड़कों पर नहीं खुलती थी, पीछे खुलती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो शहर बसे थे शतरंज नुमा बसे थे। मतलब अद्भुत है। खेलते क्या थे? शतरंज, पासा खेलते भी थे। ऐसा गेम जहां पे बुद्धि लगती थी, कोई सामान्य गेम नहीं। पासा खेलने के ही चक्कर में आपने देखा कि पांडवों की हालत खराब हो गई, महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? यहां समझना पड़ेगा कि कैसे जीवन में बदलाव हुआ, कैसे चीजें खराब हुई। तो यह बात समझना पड़ेगा कि जीवन का बदलाव यहां पर कैसे आ रहा है और लोगों की सोच में कौन कौन सी बातें हैं। लोग इस समय नृत्य देखना पसंद करते रहे होंगे, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, क्योंकि वहां पर नृत्य करती हुई एक नारी की मूर्ति मिली है, जिससे यह पता चलता है कि यहां के लोग नृत्य के शौकीन रहे होंगे। आज भी शौकीन है, उस समय भी थे। मानो बदला नहीं है बहुत ज्यादा, केवल आगे बढ़ा है। तो यहां आप देखें कि कई बड़ी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां बदलाव भी हो रहे हैं, और ये बदलाव, ये चीजें आपको बेहतर स्थान देती हैं। अगर हम बात करें इसकी जो नगर नियोजन की, तो हमने बताया कि नगर नियोजन में आप देखो कि जो सड़कें बनी हैं उनके साथ साथ नालियों को बनाया गया है। नालियों को ढकने की व्यवस्था की गई है। नालियों को ढकने के साथ साथ उसको मुख्य नाली से भी जोड़ दिया गया है, और वहां से उसको बेहतर तरीके से साफ करने का काम भी किया गया। उसके साक्ष्य मिले हैं, गाद के साक्ष्य मिले हैं, गाद निकाल के रखा हुआ है। आज भी हमारे यहां नाली साफ नहीं होती। होती है क्या नाली साफ? होती है नाली साफ? बोलो, बड़ी समस्या है। उस समय वो लोग स्वास्थ्य के प्रति, अपनी स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक लोग थे, इस बात को सोचो। स्वास्थ्य को देखकर अपने आप को कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए अभी भारत सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। चला रही है, नहीं चला रही है? क्यों? क्योंकि स्वच्छता से ही हम बचते हैं, हमारा जीवन बेहतर होता है। अब इतने समय 2300 ईसा पूर्व में ये लोग बैठे हैं और ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं। क्या ये विलक्षण बात नहीं है? इसीलिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता से वर्तमान के नगरों को कैसा इनपुट मिलता है, टिप्पणी करिए।
प्रश्न आपको समझना पड़ेगा कि यहां प्रश्न इसीलिए पूछा जाएगा विचारधारा से। तुम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहे जितनी याद कर लो, तुमसे प्रश्न नहीं लिखा जाएगा। प्रश्न लिखने के लिए आपको एक पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा। वो प्रोसेस इसी तरीके का है कि यहां नगर नियोजन, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक बड़ी बेहतर अर्थव्यवस्था दिखती है। पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है, हर गांव को शहर से जोड़ दिया है, क्योंकि यहां पर नदियों के किनारे ही ये थे और नदियों से ही नदियों को अटैच करके वहां से नाव लेकर जाते थे और उतार देते सामान। तो अर्थव्यवस्था काफी बेहतर है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार हो रहे हैं। नगरीकरण के पीछे व्यापार अगर नहीं होगा ना तो नगरीकरण हो ही नहीं सकता। अगर व्यापार तुमने नहीं किया, आज अभी देश में आप ऐसे समझो, आज से जोड़ो, आज भारत में इकोनॉमी को अगर आपने अच्छा नहीं किया या सिस्टम को डेवलप नहीं किया तो क्या भारत आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए यहां आप देखिए कि अगर ये आगे बढ़े तो इनकी इकोनॉमी बड़ी बेहतर थी, इनका बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप हो गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आगे बढ़े और उनकी सोच में कहीं ना कहीं ये बात दिखती है। अगर हम बात करें धर्म की तो इनका धर्म काफी सरल था। धर्म में अगर आप देखें तो एक तो जो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो मिड मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जहां माताओं के लिए अच्छा भाव, जो नेचर को भी मां माना गया है, एक स्त्री के गर्भ से बहुत सारे पौधे निकलते हुए दिखाए गए, ऐसी भी एक मूर्ति मिली है। इसका मतलब नेचर को लेकर इनके अंदर बहुत गंभीर भावना थी। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब यह हुआ कि माताओं का स्थान काफी ऊपर होगा। आज भी आप आदिवासियों के समाज में जाएंगे तो वहां माता का स्थान बड़ा ऊपर होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे वहां पर माताओं का सम्मान बहुत ऊपर होता है। लेकिन आप इधर आएंगे उत्तर प्रदेश बिहार में तो यहां पर समाज में कुछ अलग मामला है। यहां पर पितृ सत्तात्मक समाज है, जो पिता होगा वो सबसे ऊपर है और उसी की बात हर जगह चलेगी। लेकिन मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब है कि महिलाओं को सम्मान। अगर आप दक्षिण भारत में देखते हैं तो सातवाहनों के यहां माताओं का सम्मान था। वहां के शासक अपनी माताओं का नाम अपने आगे लगाते थे, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, मां का नाम लगाना यह भी एक सम्मान की बात है। तो मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब है कि ये लोग बहुत नहीं बहुत आगे हैं। समाज में एक ऐसा व्यवस्था बनाई गई है जहां महिलाओं को लेकर बेहतर सोच। इसके अलावा पशुपति शिव एक मूर्ति मिली है जिसमें एक कोई योगी बैठे हैं, उनके आसपास कई जानवर घेरा बनाकर खड़े। उन जानवरों के घेरा बनाकर खड़े होने से एक बात समझ में आ रही है कि ये कोई योगी है और उन्हीं योगी से ही कई लोग ये कहते हैं वो कोई और नहीं है, वो शिव है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लिंग की पूजा की भी बात यहां पे मिलती है और यह बात इस बात को समझाती कि भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो शिवलिंग हैं जहां पर हम पूजा करते हैं। तो यह सांस्कृतिक विरासत को भी लेकर चलती है। संस्कृति एक सांस्कृतिक विरासत को भी लेकर आगे बढ़ने वाली सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या समझ में आ रहा सबको? बोलो। सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीजें आपको समझनी है। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी, अगर जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करो तो विज्ञान में इनके पास हर तरह की जानकारी है। ईंट को बनाते हैं उसको भी ऐसे नहीं बना रहे हैं, नाप तोल के बना रहे हैं, 4:2:1 के रेशियो से। एक विज्ञान है, मापने तोलने की व्यवस्था है और मापने तोलने की व्यवस्था के साथ साथ एक पूरा स्ट्रक्चर बना के लोग अपनी बात को रख रहे हैं। यहां पर कुछ मानव खोपड़ी मिली है जहां पर यह साक्ष्य माना जा रहा है कि ऑपरेशन को भी ये जानते रहे होंगे, शल्य चिकित्सा को ये जानते रहे होंगे। अगर ये सब बातें ठीक हैं तो भारत दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में आएगा। ये सब बातें अगर ठीक हैं तो भारत दुनिया की महान सभ्यताओं में आएगा जहां सब कुछ बहुत बेहतर था। इन्हें अंक गणित की जानकारी थी, इन्हें ज्यामिति की जानकारी थी। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो कोई नाप जोख हो ही नहीं पाएगा।
तो आपको समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता क्यों बनी, उसके पीछे का आधार कैसे बना। क्योंकि सोच ही इंसान को महान बनाती है। अगर सोच महान है तो इंसान महान होगा। क्या बात समझ में आ रही है? सोच अगर आपकी महान है तो इंसान भी महान होगा। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आवाज दो भाई, कुछ आवाज दो, और आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये कुछ खास बात। आइए थोड़ा सा यहां के सौंदर्य प्रसाधन पे, यहां का सौंदर्य का बोध कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बात आप समझिए, क्योंकि यहां का समाज जो मात्र सत्तात्मक है, मात्र सत्तात्मक समाज में सौंदर्य बोध होता ही है। महिलाएं और जो पुरुष दोनों ही श्रृंगार के बहुत शौकीन थे यहां, दोनों ही, स्त्री और पुरुष दोनों। जो पुरुष भी पहनते थे हार गहना, और महिलाएं पूरा जो चूड़ियां पहनना, ये सारा, क्योंकि वो वहां दिखता है। अपने अच्छे तरीके से, ये अच्छे से तैयार होना कोई समस्या की बात नहीं है। ये तो सौंदर्य बोध की बात है कि जब कोई चीज होगी तभी तो तैयार होगा आदमी। वहां पर इसका मतलब यह भी है कि लोगों के जीवन में कुछ बड़े अच्छे समय आए होंगे। तैयार आदमी कब होता है? जब उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थोड़े अच्छे जीवन में रहे होंगे, उनके जीवन में शांति रही होगी, धर्म का बहुत ज्यादा कट्टर रूप नहीं रहा होगा, सरल रूप रहा होगा। और जब धर्म का बहुत सरल रूप रहेगा तो लोग अपने जीवन में अच्छे से रहना चाहेंगे, वो खुश रहना चाहेंगे। तो वो जो नृत्य करेंगे, वो गीत गाएंगे, और जब नृत्य करेंगे, वो गीत गाएंगे, तो वो तैयार भी होंगे। तो सौंदर्य बोध में अगर आप देखें तो महिलाएं लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक। इसके अलावा जो महिलाएं अपने बाल को बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग प्रकार से बनाना जानती हैं, तो ये भी आज भी चल रहा है। इसके अलावा जो आपको नृत्य कला देखोगे, तो नृत्य कला में भी महिलाएं उस समय बहुत अच्छी स्थिति में रही होंगी। एक बात समझ लीजिए कि आज के समय तो जो महिला पुरुष दोनों ही बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, कोई बहुत अंतर नहीं रह गया। लेकिन पहले यह माना गया कि चित्रकला, नृत्य कला, इसके अलावा जो अन्य कलाएं हैं, उनका विषय ये महिलाओं से संबंधित है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये विषय सबसे जुड़े हैं। अब आप ये ना सोचे कि नृत्य कला केवल महिलाओं से संबंधित है, नृत्य कला सबसे संबंधित है, सबसे जुड़ा हुआ है। और यहां पर लोगों के जीवन में बड़े बदलाव हमें दिखाई देते हैं, लोगों के जीवन में बड़ा सुख दिखाई देता है। तो सबसे पहले दो बात लिखो स्वरूप पर, नहीं, सबसे पहले भौगोलिक विस्तार पर। भौगोलिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता क्या छुट्टी? आज छुट्टी नहीं होगी जब तक देश आजाद नहीं होगा। सुनो मेरी बात, एक बात सुन लो कि ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। तो अभी तो आपको बहुत लंबी यात्रा करनी है इतिहास के साथ। एक अपनी समस्या है, थोड़े थोड़े समय में जो बोझ देने लगता है, तो ऐसी पंक्तियां रहें, आपको स्थिर बने रहना है। जब तपस्या कर रहे थे, अगर आप देखें, जब जंगल में थे, एक मिनट सुन लो, जब राम जंगल में थे और उनकी पत्नी का हरण हो गया, तो राम बैठ गए और उनको संशय होने लगा कि मैं रावण को हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा। और उस समय रावण को हराने के लिए राम ने शक्ति की आराधना किया, और शक्ति की आराधना 9 दिन तक किया। उसी के बाद से आप जो दशहरा मनाते हो, और वही शक्ति की आराधना करने के बाद राम ने यह कहा कि अब मैं रावण की विजय करूंगा। तो आप यहां शक्ति की आराधना करने के लिए बैठे हो, ध्यान रखना।
आप यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहां कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हल्का सा चल, मजाक नहीं है, आपका जीवन दांव पे लगा हुआ है। अगर कुछ अच्छा कर जाओगे तो आप रोल मॉडल हो जाओगे। आप रोल मॉडल बनना चाहते हो कि नहीं? रोल मॉडल बनोगे अपने यहां के सब जगह के। तो ये समझ लीजिए, इसीलिए स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका, एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। तो ये समझना पड़ेगा कि राम का मन नहीं थकता है। आप थको मत, आपको बहुत दूर जाना है और बहुत लंबी यात्रा करनी है। और जो लड़कियों से बहुत विशेष अपील है कि खूब मेहनत करो, इस समय सब जगह बहुत आपका सिक्का चल रहा है और आने वाले समय में सबसे ज्यादा आप ही की बात सुनी जाएगी। ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा। भौगोलिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का एक लिख लो, केवल ये लिख लो, फिर छोड़ देंगे। पूरा अच्छा थे तो लिखो। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से हुआ। यह सभ्यता हमें मुख्यतः पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यह सभ्यता हमें मुख्यतः पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हमें दिखाई देती है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हमें दिखाई देती है। वर्तमान में इसके स्थल पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, में हमें प्राप्त होते हैं। इस काल में जितनी भी संस्कृतियां थीं, उन सभी संस्कृतियों में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अधिक नगरीय थी। नगरीय मतलब बहुत ज्यादा वहां जो विकास था, नगरीकरण था। अगला पॉइंट, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा से ही
इस सभ्यता की जानकारी मिली थी? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा से ही इस सभ्यता की जानकारी मिली थी। वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए दयाराम साहनी 1921। दयाराम साहनी 1921। दयाराम साहनी 1921। अगला पॉइंट हो गया। यह एक नगरी सभ्यता थी। यह एक नगरी सभ्यता थी। यहां परिवहन व्यापार, यहां परिवहन व्यापार तकनीक, यहां परिवहन व्यापार तकनीक आदि का बहुत अच्छा विकास दिखाई देता है। परिवहन व्यापार तकनीक आदि का बहुत अच्छा विकास दिखाई देता है। बहुत अच्छा विकास दिखाई देता है। अगला पॉइंट, यदि इसके भौगोलिक विस्तार को देखें, यदि इसके भौगोलिक विस्तार को देखें तो कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका विस्तार दिखाई देता है। वहीं पश्चिम में अगर हम देखें, तो सुक्ता केंडोर ये कहां है? बलूचिस्तान। सुक्ता केंडोर पश्चिम में, सुक्ता केंडोर, और पूरब में, पश्चिम में सुक्ता केंडोर और पूरब में आलमगीरपुर तक। पूरब में आलमगीरपुर। कहां है आलमगीरपुर? आलमगीरपुर मेरठ के पास है। आलमगीरपुर तक दिखाई देता है। ठीक है, यह हो गया इसका भौगोलिक विस्तार। अब आ जाइए स्वरूप पर। स्वरूप लिख के जाओ, स्वरूप बिना लिखे जाने नहीं दूंगा। देखो एक बात समझ लो कि जब बाबर युद्ध लड़ने आया यहां 1526 में, जब बाबर आता है 1526 में, उसको बुलाया था किसने? दौलत खान लोधी ने और राणा सांगा ने। इन लोगों को लगा कि आएगा बाबर, यहां से लूटपाट करेगा, चला जाएगा, लेकिन बाबर कुछ और था। वो मात्र पक्ष से अगर आप देखेंगे तो बड़े ही खतरनाक, वो मंगोलों से, और वो अगर आप देखें तो उनका बहुत ज्यादा पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत था, मंगोलों से संबंधित था बाबर। और अगर आप देखते हैं कि वो जब आता है भारत में तो उसके सामने बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं। 1526 में जब वो आता है तो उसको ये समझ में आता है कि भारत में रहना है, जाना नहीं है। 1527 में खानवा की लड़ाई होती है, ध्यान से सुन लो। 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर की सेना के अंदर हौसले डूब जाते हैं। वो कहते हैं अब हम लड़ नहीं पाएंगे। तो बाबर ने सबको बुलाया, कहे इधर आओ जल्दी से। सब खड़े हो गई पूरी टीम, कहे अपना पूरा शराब का प्याला तोड़ो जल्दी यहीं।
सारा शराब का प्याला तुड़वा दिया और कहा जिहाद का नारा दिया और कहा कि जब तक यहां पे तुम विजयी नहीं होगे यहां से जाना नहीं है। फरगना की वो तुमको गरीबी याद है कि नहीं, वो भूख याद है कि नहीं, रेगिस्तान का इतना समस्या झेल कर आए हो और फिर वो समस्या नहीं। बाबर इसलिए महान है क्योंकि बाबर ने अपने समय में अपने सैनिकों को यहां पर जीवित रखा, उनको बनाए रखा, इसलिए बाबर विजयी रहा। आपको समझना पड़ेगा कि बाबर के साथ ये बात रही। अगला पॉइंट बनाओ और लिखो, स्वरूप। यह सभ्यता यह सभ्यता यह सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर यह सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर यह सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर फैली हुई थी, जिसमें सिंध पंजाब घग्गर नदी का क्षेत्र, यह राजस्थान में है, घग्गर नदी सिंध, पंजाब और घग्गर नदी का क्षेत्र शामिल था। घग्गर नदी का क्षेत्र शामिल था। इस सभ्यता में एक विलक्षण एक रूपता पाई जाती है। इस सभ्यता में एक विलक्षण मतलब बहुत बेहतरीन, एक विलक्षण एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता मतलब समरूपता, एक जैसा, जैसे हम वैसे तुम, एक रूपता पाई जाती है। तो ये इसका हो गया स्वरूप। अगला पॉइंट, नगर नियोजन। नगर नियोजन बनाओ। नगर नियोजन बनाइए इस सभ्यता की। अगला पॉइंट, नगर नियोजन। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर नियोजन योजना है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर नियोजन योजना है। नगर नियोजन योजना है। इनके शहर पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए थे। इनके शहर पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए थे। अब यहीं पे थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हें बताऊं कि पर्यावरण के अनुकूल क्या होता है, फिर हम यहीं रुकेंगे भी आज। तो पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए थे मतलब क्या है? आज आप देखते हैं तो सबसे पहले यह कहते हैं कि अगर हमारे पास कभी पैसा हुआ, कभी व्यवस्था बनी, तो हम अपना घर बनाएंगे किसी अच्छे स्थान पे जहां अगल बगल कोई नदी हो या समुद्र हो या कुछ ऐसा हो जहां आप रहकर कुछ अच्छा फील करें। तो यहां पर अगर आप देखते हैं कि लोगों के मन में यह था कि अच्छे स्थान को, ऐसा स्थान बनाए शहर के लिए कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसीलिए अधिकतर शहर जो बसे नदियों के किनारे। पूरी दुनिया में जब भी सभ्यता संस्कृति का विस्तार हुआ तो नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के सामने भी अगर आप देखें तो बड़ा व्यू बनता है, लोग वहां रहना चाहते हैं और एक अच्छे रहने के लिए, एनवायरमेंट के लिए हमें यह बात देखनी पड़ती है, हमें यह समझना पड़ता है। तो यहां यह भी चीज दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, इसके बाद चर्चा करें। अभी तुम लोग बैठे रहना, जो लड़कियां सब बैठी रहेंगी, अभी बैठे, जितनी लड़कियां सब बैठे रहो।